हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं हम, लेक्चर 81। लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल का डिस्कशन ख़त्म किया था, फ्रिक्शन का। आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। नया लेसन स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर नंबर 81 में। तो देखो नया लेसन क्या है। तो नया लेसन है जी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। इसमें जो पहला जो आएगा, जो पहला टेस्ट है, उसमें फ्रिक्शन के साथ जो नया पॉइंट आएगा कार्य है, वो शायद वहाँ तक है सिलेबस में, बाकी आप देख भी लेना। तो कार्य क्या होता है जी? कार्य को मैं स्टार्ट करता हूँ जी। पहला जो टॉपिक है कार्य। कार्य क्या होता है जी? देखो, कोई सतह है, वहाँ पर कोई m द्रव्यमान का कोई ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है। किसी सतह पर m द्रव्यमान का कोई ब्लॉक रख देते हैं, उस पर आप किसी एक डायरेक्शन में F फोर्स लगाते हैं और उसका मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल दे रखा है जी थीटा, ठीक है। तो वस्तु यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं पहुँच जाती है, कोई विस्थापन तय कर लेती है एस डिस्प्लेसमेंट तय कर लेती है वस्तु। तो कार्य आप कैसे लिखते हैं? कार्य क्या होगा? कार्य आप लिखेंगे F डॉट एस यानी एफ एस कोस थीटा। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है जी, एफ कोस थीटा इंटू में एस। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ डॉट गुणनफल था, कार्य को W से दर्शाते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल है ये, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एफ कोस थीटा एस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू में एस कोस थीटा, ठीक है। एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, विस्थापन की दिशा में बल, विस्थापन की दिशा में बल, विस्थापन की दिशा में बल इंटू में विस्थापन, इंटू में विस्थापन, या फिर एफ बल एस कोस थीटा क्या होगा? विस्थापन किसकी दिशा में? बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। समझ गए जी? ये दो केस हैं। अब बात क्या है जी? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझिए। एफ एस हो गया। अब बात ये है जी कि कार्य आ गया एफ एस, एफ डॉट एस, एफ एस कोस थीटा, एफ कोस थीटा इंटू एस, एफ इंटू एस कोस थीटा, ठीक है। कार्य दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल करना तो आता ही है। देखो जैसे क्वेश्चन लेता हूं, क्या क्वेश्चन है? किसी वस्तु को F बल लगा रखा है कोई 2I प्लस में 3J प्लस में 4K। किसी वस्तु को F बल 2I 3J 4K के अंतर्गत, किसी वस्तु को F बल लगाकर R1 से R2 तक ले जाते हैं, लेकर जाते हैं, R1 से R2 तक लेकर जाते हैं, तो कार्य बताएं। तो कार्य कितना होगा ये बताना है आपको। तो देखो R1 R2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। R1 R2 क्या है? 2I 3J 4K।
i प्लस जे माइनस 3k, ये R1 R2 आपको दिए गए। ठीक है जी। सबसे पहला तरीका क्या है जी? सबसे पहला तरीका आप R निकालिए। R क्या निकालेंगे? R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1, I माइनस 2i माइनस i, j माइनस माइनस प्लस, j और 3j कितना होएगा बताओ? 4j, माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7k। समझ गए हो? R2 माइनस R1 कर रहे हैं, माइनस का i, 4j और 7k। कार्य F डॉट आर, F डॉट आर क्या होगा बताओ? F के साथ इसकी डॉट गुणनफल करें, माइनस आई को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आई डॉट आई क्या हो जाएगा जी? 1। 4 को 3 से करें, 4 3 12, जे डॉट जे भी कितना हो गया? 1। माइनस 7 के 28, के डॉट के भी क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो कार्य की वैल्यू आई जी माइनस 2 प्लस 12 माइनस 28, माइनस 28 और माइनस 2 माइनस का 30 प्लस का 12, ऋणात्मक आ गया कार्य। बिल्कुल आ सकता है जी, क्यों नहीं आ सकता? 10 में से 2 8, 2 माइनस 1 माइनस 18 जूल। इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य शून्य भी हो सकता है। कार्य की कोई वैल्यू हो सकती है जी। तो देखिए मैं समझाता हूं आगे। तो समझो एफ कोस थीटा हो गया। ठीक है, अब बात क्या है? अब बात यह है कि जी थीटा पे डिपेंड कर गया कार्य, धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य क्या होगा? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा जी? जब थीटा की वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बताओ? थीटा की वैल्यू जब धनात्मक कार्य कब होगा? जब बल धनात्मक हो, विस्थापन भी धनात्मक हो, बल विस्थापन धनात्मक हो, और तीसरी बात थीटा 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 और 90 के बीच में अगर कार्य है, थीटा है, तो आप कहेंगे कि कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि जब थीटा 0 से 90 के बीच में है तो आप ये कहेंगे कि जी कोस थीटा होता है वो पॉजिटिव आता है। समझ गए? ठीक है जी, आगे देखिए बात। बल धनात्मक, विस्थापन धनात्मक, थीटा 0 और 90 के बीच में हो तो कोस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। एफ एस कोस थीटा कार्य होता ही होता है। अब बात यहां पर आती है कि जी कि आप इसके उदाहरण क्या दे सकते हैं और अधिकतम कार्य कब हो सकता है? अधिकतम कार्य कब हो सकता है जी? आप देखिए, जब
कोस थीटा का मान सबसे ज्यादा हो जाए, कोस थीटा अधिकतम कितना हो सकता है बताओ? 1 हो सकता है। कब हो सकता है जी? जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए। ये थीटा किस किस के बीच में है? ये थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है, याद रखना। बल तथा विस्थापन के बीच कोण, बल और विस्थापन के बीच में कोण है जब थीटा 0 डिग्री है। अब मैं कहूं कि जब थीटा 0 डिग्री हो जाए यानी बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो गई, बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो गए, बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो गई। भाई जिधर बल है उधर ही विस्थापन है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो गए, थीटा 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 डिग्री हो गया तो कार्य अधिकतम हो गया जी, एफ एस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री 1 होता है तो आंसर कितना आया जी? आंसर आया जी एफ एस। आंसर कितना आया? एफ एस आंसर आ गया, अधिकतम। धनात्मक कार्य तब होगा जी जब बल और विस्थापन के बीच कोण 0 डिग्री हो तो अधिकतम हो जाएगा। ये कार्य अधिकतम है जी, मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क डन है ये, समझ गए? धनात्मक के बाद अब है जी ऋणात्मक कार्य है। ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है जी? कब होगा ये नेगेटिव वर्क? धनात्मक कार्य क्या, किसी वस्तु को आप क्षैतिज दिशा में खींच रहे हो या दम धक्का दे रहे हैं, धनात्मक कार्य हो जाएगा। एक बस को आप क्षैतिज दिशा में किसी बल से धक्का दे रहे हैं तो वस्तु पर जो बल लग रहा है वो धनात्मक दिशा में, वस्तु पर जो बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो आप कह देंगे कि वहां पर धनात्मक कार्य है। ऋणात्मक, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क तब होगा जी जब थीटा का मान 90 से बड़ा हो जाए, ठीक है? यहां पे 0 के बराबर भी ले रहे हैं हम, यहां पर जो कोण ले रहे हैं वो 0 से 90, 0 के बराबर का निशान भी लगा दीजिए। 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से, 180 से क्या आगे नहीं जा सकता? 180 से आगे भी जा सकता है। कहां तक जा सकता है बताओ? 270 तक बोल सकते हो आप, लेकिन फिर बराबर का मत लगाना। 90 से बड़ा 270 तक, क्योंकि यहां पर कोस थीटा नेगेटिव होता है, थीटा तो कोस थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। जब थीटा 90 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो तो कोस थीटा नेगेटिव होता है। तो देखिए कार्य क्या है? कार्य जी एफ एस कोस थीटा, ठीक है? तो बात आती है जी कि जब थीटा 90 से बड़ा हो तो कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो कार्य नेगेटिव आएगा, समझ गए? अब सबसे ज्यादा जब थीटा कितना हो जाए? जब थीटा 180 हो जाए, पूरा पूरा 180 हो जाए, तो अब क्या बोलेंगे? कोस 180 कितना होता है? कोस 180 -1 होता है। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है? तो अब क्या लिख सकते हैं? कार्य आप लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा की जगह 180 डिग्री, कोस 180 -1 यानी माइनस का एफ एस, यानी ये कार्य तो है लेकिन अधिकतम नहीं, न्यूनतम कार्य, ये मिनिमम कार्य है ये।
ऋणात्मक कार्य कब हो सकता है जी? ऋणात्मक कार्य कब हो सकता है? सुनो, कोई वस्तु है, उस पर विस्थापन आगे हो रहा है, वस्तु विस्थापन यहाँ कर रही है, वस्तु का विस्थापन यहाँ पर हो रहा है और उस पर बल पीछे लग रहा है जी, घर्षण बल। घर्षण बल जो अभी हम पढ़ के आए थे, घर्षण बल पीछे, विस्थापन आगे, तो आप क्या कहेंगे? घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। धनात्मक भी हो जाता है कभी कभार, वो आगे आएगा तब बताएंगे। फिलहाल आप यहीं लिखोगे घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। ठीक है, नोट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ और उदाहरण बताता हूं जी मैं आपको कि धनात्मक और ऋणात्मक कार्य के, हम और उदाहरणों के बारे में बात करेंगे, देखना। ठीक है, समझिए बात क्या है। एक मैं तीसरा उदाहरण और बता देता हूं, जीरो कार्य, शून्य कार्य। शून्य कार्य क्या होता है? देखो, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, जब कार्य का सूत्र क्या था? एफ एस कोस थीटा। जब या तो एफ जीरो हो जाए, या विस्थापन जीरो हो जाए, या थीटा 90 डिग्री हो जाए। थीटा 90 हो जाए तो कोस 90 क्या होता है? कोस 90 जीरो होता है जी। ठीक है, बल जीरो, विस्थापन जीरो, या थीटा 90 डिग्री। बल जीरो, विस्थापन जीरो हो, इनमें से कोई सा एक हो जाए जी, या लगा सकते हो बीच में, या। ठीक है, तो शून्य, इसका उदाहरण क्या होगा जी? इसका उदाहरण क्या होगा? देखो, कुली होता है ना, कुली। कुली अपने सर पे सामान उठा के आगे जा रहा है, एम द्रव्यमान है। तो एम जी कहाँ लग रहा है? उस द्रव्यमान का एम जी तो नीचे लग रहा है जी। और कुली विस्थापन कहाँ कर रहा है? कुली विस्थापन आगे कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है वो कितना हो गया जी? 90 डिग्री हो गया। और 90 होते तो कोस 90 क्या कर देगा? जीरो। शून्य कार्य कब होगा जी? शून्य कार्य तब होगा जी, या तो बल जीरो हो जाए, या विस्थापन जीरो हो जाए, या थीटा 90 डिग्री हो जाए, कोई एक कम हो जाए जी इनमें से। अब बात क्या है? अब बात यह है कि जी, जैसे ये उदाहरण है, शून्य कार्य का उदाहरण क्या है? किसी कुली के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। एक कुली क्षैतिज दिशा में जा रहा है, एम द्रव्यमान का भार उसने सर पे उठा रखा है, तो एम जी तो नीचे लग रहा है ना जी। एम जी तो नीचे लग रहा है, और विस्थापन कहाँ हो रहा है? आगे। तो थीटा 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या हो जाएगा? जीरो। अब बात क्या है? अब बात समझिए, कोस 90 जीरो, कार्य शून्य हो गया। अब मान लेते हैं आप कभी सफ़र कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, बाद में, अभी तो कोरोना है, आपने कुली कर लिया, सामान उठा लिया उसने एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ जाके कह दो कि तेने तो कोई काम ही नहीं किया, तेरे द्वारा किया गया कार्य तो शून्य है, ये फार्मूला लगा के समझा देना।
फिर वो फार्मूला लगाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसने वर्क डन जीरो किया है, लेकिन एक्चुअल में तो उसने कुछ काम किया ही है, उसकी बॉडी की एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपसे पूछे वर्क डन बाय कूली तो आपको जीरो बताना है। ठीक है, अगली बात क्या, देखो अब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं जी। देखो उदाहरण क्या है, एक छत से नहीं, एक रस्सी से एक मास का ब्लॉक बंधा हुआ है, रस्सी में टेंशन टी है। ठीक है, उसको हमें नीचे लेके आ रहे हैं। एम द्रव्यमान के गुटके को रस्सी की सहायता से धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं। इसको यहां से यहां ले आए कोई विस्थापन चलाकर, यानी गुटका यहां आ गया, ये कोई विस्थापन इसने किया है और यहां पहुंच गया ये। ठीक है, तो देखो दो बल लग रहे थे नीचे, एक तो नीचे mg लग रहा है और ऊपर क्या लग रही थी, तनाव। तनाव तो ऊपर ही लग रही थी बेस पर। ये गुटका यहां से हम यहां ले आए। क्वेश्चन समझना, सवाल यह कि एक एम द्रव्यमान के गुटके को रस्सी की सहायता से धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं, सवाल इतना ही है। तो अब क्या है, तो अब यहां पर कार्य क्या होगा जी, कार्य क्या होगा, mg नीचे है, तनाव ऊपर है, तो कार्य किसके द्वारा, नंबर एक, तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य। एक तो ये निकाल सकते हो, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है जी गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे की तरह है, mg के द्वारा किया गया कार्य है। ये दोनों निकल सकते हैं। तनाव बल के द्वारा किए गए कार्य है, तनाव बल कहाँ है जी, ऊपर है, तनाव बल ऊपर है, और विस्थापन कहाँ है जी, नीचे है। दोनों के बीच में कोण कितना है जी, 180 डिग्री है। गुरुत्वाकर्षण बल किधर है जी, नीचे है जी गुरुत्वाकर्षण बल, और विस्थापन भी किधर है, नीचे है, और थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ये आंसर आएगा -ts और ये आंसर आएगा +mgs। समझ गए, तनाव बल ऊपर लगता है, विस्थापन नीचे है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो 180 आएगा और cos 180 माइनस हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य है, mg नीचे है, विस्थापन भी नीचे है, एक ही दिशा में हो गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, आगे देखिए, समझिए जी बात क्या है। मैं कह रहा हूं एक वर्तीय गति में जी, ये एक वर्तीय गति है, एक रस्सी से आपने एक पत्थर बांध रखा है, ये इसका केंद्र है, r उसकी त्रिज्या है। ठीक है जी, पत्थर बांध रखा है, वर्तीय गति में घुमा रहे हैं जी, r बोल सकते हो, l बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, l लंबाई की एक रस्सी को m द्रव्यमान का एक पत्थर से बांधकर वर्तीय गति में घुमाया जा रहा है। तो रस्सी में तो तनाव होगा, वैसे तो आगे वर्तीय गति में दोबारा आएगा। सवाल क्या है, सवाल लिखो पहले, एक हल्की रस्सी से m द्रव्यमान के एक पत्थर को बांधकर वर्तीय गति में घुमाया जा रहा है, वर्तीय गति में घुमाया जा रहा है, तो तनाव बल कैपिटल T
के द्वारा किया गया कार्य बताओ। के द्वारा किया गया कार्य बताएं। तो विस्थापन तो कहाँ होगा जी? विस्थापन तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। भाई छोटी सी देर में विस्थापन देखेंगे तो मान लेते मैं ऊपर देख रहा हूं तो थीटा तो 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया? टी एस कोस 90, और कोस 90 क्या कर देगा? 0 कर देगा जी। ठीक है, अब मैं बात करूं एक सरल लोलक है जी एम द्रव्यमान का। वो यहां से इधर आ रहा है मान लिया, फिर इधर जा रहा है मान लिया। ठीक है, इधर इधर जा रहा है, तो किसी क्षण पर विस्थापन तो इधर है ना जी, और तनाव इधर है, तो थीटा फिर 90 डिग्री। ये सवाल क्या? दूसरा सवाल लिखना। सवाल ये कि लिखो, एक हल्की रस्सी से m द्रव्यमान के एक पिंड को बांधकर सरल लोलक की तरह गति कराया जाता है। एसएचएम, सरल आवर्त गति कराई जाती है। जिस तरह झूला झूलते हैं, जिस तरह आगे जा रहा है इधर, ऐसे सरल आवर्त गति कराई जाती है। तो उसमें तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो तनाव बल के द्वारा किए गए कार्य कितना होगा? विस्थापन इधर है, टी एस कोस 90, और कोस 90 क्या हो गया? 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 0। यानी यहां से हमने दो बात सीखी है। क्या? कि सरल आवर्त गति में तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। वृत्तीय गति में किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाने पर उस रस्सी में तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है। ठीक है, अगली बात क्या? देखो, अगली बात पे पहुंच जाते हैं जी। अगला पॉइंट ये है भाई कि धनात्मक कार्य हो गया, ऋणात्मक कार्य हो गया, शून्य कार्य हो गया। हम वस्तु को नीचे लेके आ रहे थे, अब मान लेते हैं वस्तु को ऊपर लेके जा रहे हैं। ऐसे बोल दे, m द्रव्यमान की एक वस्तु को रस्सी की सहायता से ऊपर लेके जा रहे हैं। पहले ये स्थिति हो गई और बाद में वस्तु मान लेते हैं, बाद में वस्तु यहां पर आ गई जी। ये वस्तु ने यहां से यहां इधर विस्थापन तय किया है। सवाल क्या? सवाल लिखो, m द्रव्यमान की एक वस्तु को रस्सी की सहायता से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऊपर लेके जा रहे हैं तो उस पर तो दो बल लग रहे हैं जी। ऊपर लेके जा रहे हैं तो नंबर 1, तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य बताइए। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य है। देखो तो, तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू, तनाव बल कहाँ है जी? ऊपर। विस्थापन भी क्या है? ऊपर। कोस 0 डिग्री 1 हो गया, पॉजिटिव आ गया जी। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ है जी? mg, और विस्थापन कहाँ है? ऊपर। और थीटा कितना आ गया? mg कहाँ है? नीचे। विस्थापन कहाँ है? ऊपर। थीटा कितना आ गया? 180। और कोस 180 कितना होता है? माइनस का। तो आंसर क्या आ गया बताओ? माइनस का। प्लस का टीएस और माइनस का एमजीएस। कोई दिक्कत? समझ गए हो? ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है जी, धनात्मक ऋणात्मक इन कार्य के बारे में हमने पढ़ लिया है जी। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। अभी तक हम देख रहे थे नियत बल के द्वारा किया गया कार्य। अब अगर बल नियत ना हो तो आप ऐसे लेंगे जी, डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट डी एक्स। ये x1 से x2 हो सकता है, आप लिखेंगे परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। ये x की फॉर्म में हो सकता है, ये y की फॉर्म में हो सकता है, y1 से y2, और ये r की फॉर्म में हो सकता है। ये r की फॉर्म में हो सकता है, r1 से r2 dw। x y r कोई भी फॉर्म बनाई जा सकती है। ठीक है, समझ गए? अगली बात क्या है समझो, अगला कंसेप्ट क्या है कि अब मान लेते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन इस फॉर्म में देता हूं जिसमें आपको x1 से x2 तक जाना हो। तो मैं देखो मॉड्यूल से कोई सवाल ले लेता हूं मैं। मॉड्यूल में काफ़ी सवाल दिए गए हैं वर्क के, तो मैं स्टार्टिंग से कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो एक क्वेश्चन सुनो, परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। सवाल ये जी कि एक बल लग रहा है जी F इजुकल टू, बल F इजुकल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस बल के अंतर्गत एक वस्तु को, इस बल के अंतर्गत एक वस्तु को कोई विस्थापन दिया जाता है जी। इस बल के अंतर्गत एक वस्तु को x1 से x2, x1 कितना है 1 है और x2 कितना है 3, x1 से x2 तक ले जाने में कार्य है। बल 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। इस बल के अंतर्गत एक वस्तु को x1 से x2 3 तक ले जाने में कार्य बताइए। तो क्या फार्मूला लगाएंगे जी, dw f dx। f कितना जी 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 dx। कहां से कहां लगाएं, x1 से x2। अब आप कहोगे आपने यहाँ पे डॉट गुणनफल तो नहीं किया, तो डॉट गुणनफल ही तो है ये f dx। डॉट गुणनफल तो तब करेंगे ना जब i j k दे रखे हो, i कैप j कैप k कैप सदिश के रूप में दे रखा हो। अब सदिश के रूप में नहीं दे रखा तो सीधा गुणनफल ही है ये। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आगे तो आप सोल्व करना जानते हो जी। 2x के साथ dx लग गया, 3x स्क्वायर के साथ dx लग गया और 4 के साथ dx लग गया जी। ठीक है, x1 से x2, x1 कितना है 1 और x2 कितना है 3, 1 से 3, 1 से 3 और 1 से 3 लिमिट लगा दो, समझ गए। w बराबर 2, x की पावर 1 है तो क्या आएगी x की पावर 2/2, x की पावर 3/3 और dx का x। 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो, लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से 3। तो फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। w x स्क्वायर माइनस x की पावर 3 प्लस में 4x 1 से लेकर 3, x स्क्वायर x क्यूब 4x 1 से लेकर 1 to 3। सबसे पहले 3 अपर लिमिट रखो, 3 का स्क्वायर, ऐसे लिमिट रखनी आती है ना जी सबको, जिसको लिमिट रखने नहीं आ रही देख लो। यहाँ पे 3 रखते हैं जी, हर जगह 3 रखा जाएगा पहले।
जहां पर है x की जगह 3 रखा जाएगा, रख दिया। अब x की जगह 1 रखा जाएगा, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां 1 रख दीजिए, समझ गए। 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9 तिया 27 और 4 तिया 12, माइनस 1 1 और 4, ठीक है। कितना हो जाएगा जी, ये देख लीजिए, ये माइनस का 27 तो ऐसा कैसा है, 7 9 और 2 11, 9 और 2 11, 1 और 1 2, ठीक है। माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है जी। माइनस 21 माइनस 27 माइनस 4, यानी 21 माइनस 31 माइनस का 10 जूल। कार्य ऋणात्मक ही आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है, ये सब बातें इन पे डिपेंड करेगी। नोट कर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। बना दिया जी सबने। अगला सवाल देखो क्या है, इस तरह का सवाल तो कर ही दोगे। अगला सवाल देखिए, अब मैं एक और सवाल ले रहे हैं जी, एक और क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कि जी ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन वेक्टर दिस टू दिस अंडर द फोर्स, ये तो हमने कर ही लिया जी। भाई आप क्या कर दीजिए, R2 माइनस R1 ले लीजिए, लेकिन आई जे के दे रखा है, ये बढ़िया सवाल हो जाएगा, ठीक है। समझना सवाल क्या दे रखा है। एक वस्तु है R1, R1 कितना दे रखा है, R1 मान लेते दे रखा है जी 2i प्लस जे, R2 दे रखा है जी 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j, ये R2 दे रखा है। R1 सदिश दे रखा है, R2 भी सदिश दे रखा है। बल देखना कैसा दे रखा है, बल दे रखा है जी 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, ऐसा सवाल है ये। तो क्या करना है जी, इस बल के अंतर्गत अब आपको कार्य बताना है जी। अब या तो एक तरीका तो है कि आप R2 माइनस R1 करके F डॉट R कर दीजिए, क्योंकि वस्तु को हम R1 से R2 लेके जा रहे हैं। दूसरा तरीका है कि आप dx, dy और dz ले सकते हैं। आप dx, dy और dz लेके भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, अगर हम मॉड्यूल का एग्जैक्ट क्वेश्चन लेते तो क्या था, 2i प्लस 3j 4i प्लस 6j, 4i प्लस 6j हमारे मॉड्यूल का सवाल था ये, ठीक है। और 3x स्क्वायर i 2yj। अब आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पर y है, दोनों में अलग अलग है जी। तो ऐसा सवाल आते ही आपको एक ही तरीका लगाना पड़ेगा जी, dx, dy, dz का प्रयोग करना पड़ेगा। ये लिमिट की तरह काम करेंगे। x कहाँ से कहाँ बदल रहा है, देखो x 2 से 4 बदल रहा है भाई, x1 से x2 कितनी है 2 to 4, और y 3 से 6,
y1 y2 कितनी है जी? 3 से 6। ये y1 y2 है, ये x1 x2 है। 2 से 4, एक 3 से 6। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता दूं। आपको ऐसे करना है dw इक्वल टू f डॉट डी आर। ठीक है, f डॉट डी आर की जगह आप क्या लगाएंगे? dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप, ये फार्मूला लगेगा। f की वैल्यू रखो, f की वैल्यू रखो 3x स्क्वायर i 2yj डॉट dx i कैप dy j कैप dz k कैप 3x स्क्वायर। i डॉट i 1 होता है तो साथ में 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, i डॉट i 1 यानी dx लगेगा, 2y j डॉट j 1 यानी dy लगेगा, और k का तो है ही नहीं जी। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे जी हम, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? देखो फाइनल आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा w इज इक्वल टू 3x की पावर 3/3 प्लस में 2y की पावर 2/2। ये कैंसल, ये कैंसल। फाइनल आंसर आ गया जी x की पावर 3 और y की पावर 2। अब इनमें लिमिट रख दीजिए, x1 से x2। x वाला बदल रहा था उसमें आप x की लिमिट रखेंगे, y वाला बदल रहा था उसमें आप y की लिमिट रखेंगे। x1 से x2, x1 से x2, y1 से y2, x1 से x2, y1 से y2। ठीक है, x1 से x2, x की पावर कितनी है? 3, तो कि कहाँ से कहाँ? अपर लिमिट 4 है, x1 से x2 यानी 2 से 4, y1 से y2 3 से 6, तो अपर लिमिट है जी 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, 6 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9। ठीक है, तो प्लस वाले एक तरफ कर लीजिए 36, 6 और 4 10, 6 3 और 1 10, 100 माइनस 8 और 8 16 और 1 17, कितना आएगा बताओ? 83 जूल आएगा। क्या आंसर है देख लीजिए, 83 जूल, बिल्कुल यही आंसर है जी। तो समझ गए आप, बढ़िया सवाल था भाई। सवाल को आप डायरेक्ट R2 माइनस R1 करके नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें x और y घटक आ गया है, x और y घटक आ गया है। समझ गए हो बात? तो ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। अगली क्लास में क्या करेंगे? अगली क्लास का हम आप ये बेसिक क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए, स्टेज 1 के क्वेश्चन 1 से 10 करें। होमवर्क है ये HW, समझ गए जी? ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।